मॉर्निंग 7th क्लास। आज फिर मैं आपको हिंदी व्याकरण का लेसन 1 आगे करवाने जा रही हूँ। मैं मिसेस सुरेंद्रानी शर्मा, आपकी हिंदी अध्यापिका, SKM पब्लिक स्कूल। हमारा व्याकरण का लेसन 1 चल रहा है, भाषा, लिपि और व्याकरण। कल हमने भाषा, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है भाषा, इसके बारे में सीखा। भाषा क्या है? मन के भावों को प्रकट करने का साधन है। हमारे मन के अंदर जो विचार आते हैं ना, उनको हम किसके द्वारा प्रकट करते हैं? भाषा द्वारा। देखो, जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, वह साधन ही भाषा है। फिर हमने सीखा भाषा के 2 रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो मुंह से बोली जाती है और कान से सुनी जाती है। लिखित भाषा जो लिखकर बताई जाती है। तो ये हमने, और उसके अलावा मातृभाषा समझी। मातृभाषा वह है जो बच्चा परिवार में सबसे पहले सीखता है, माँ के साथ रहता हुआ। जो माँ भाषा बोलती है वही बच्चा सबसे पहले सीखता है। उसके बाद हमने राष्ट्रभाषा के बारे में जानकारी ली। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, जिसको 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, इस दिन 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। फिर हमने राजभाषा के बारे में समझा। राजभाषा जो भाषा देश के कार्यालयों और राजकाज के कामों में प्रयोग की जाती है। तो हमारे हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाएं राजभाषाएं हैं। फिर है बोली। बोली जो क्षेत्रीय रूप में बोली जाती है, एक एरिया में बोली जाती है। जैसे राजस्थानी भाषा तो एक है, इसके अलावा बीकानेर में बीकानेरी, मेवाड़ में मेवाड़ी, जोधपुर में जोधपुरी है ना, ये आपने समझा। उसके बाद हमने भाषा और बोली में अंतर समझा कि भाषा का क्षेत्र तो व्यापक होता है, जबकि बोली का सीमित होता है। फिर हम पढ़ रहे थे लिपि। लिपि क्या होती है? कोई भी भाषा के जो लिखने के चिन्ह निर्धारित होते हैं, उसकी एक लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली है ना, इन सारों की भाषा, जैसे हिंदी के अक्षर है ना, ये चिन्ह है, तो ये देवनागरी लिपि है। तो हमने अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियों की जानकारी ली। ये सारी हमने पढ़ी कि कौन सी भाषा कौन सी लिपि की है, ये पढ़ी ना हमने। संस्कृत हिंदी की देवनागरी, उर्दू की फारसी, मराठी की फिर देवनागरी, नेपाली की फिर देवनागरी, फ्रांसीसी की रोमन, अंग्रेजी की भी रोमन होती है, इधर अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, कोंकणी की फिर देवनागरी, जर्मन की फिर रोमन, बंगाली की बांग्ला। तो जैसे कोंकणी और ये जिन जिन की देवनागरी है, उनके सारों के अक्षरों की बनावट एक सी होती है। तो हमने लिपि की परिभाषा सीखी कि भाषा के लिखित रूप में जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया। चिन्ह मतलब जो बनावट अक्षर की, जैसे उसका चिन्ह एक ऐसे होता है, आ ऐसे होता है ना, तो ये चिन्ह होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। तो इन लिपियों का नाम दे दिया। आज हम पढ़ेंगे मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जो विद्वान और शिक्षाविद, जैसे जो हिंदी भाषा के ज़्यादा जानकार हैं, शिक्षाविद है, विद्वान हैं, वो जो स्वीकृत कर देते हैं जिन शब्दों को, भाषा के रूप को, वो मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में उसके किसी एक रूप का विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है। जैसे अमानक रूप जो गलत रूप है, जो हम प्रयोग तो करते हैं परंतु वो गलत होता है। मानक रूप वो है जो विद्वानों ने और शिक्षाविदों ने जिन शब्दों को मान्यता दी है। तो अब हम 7th क्लास में हो गए बच्चों आप। अब आपको ध्यान देना है कि हमने गए, पापा बाजार गए,
ठीक है। तो गए में ए लगाना है, गए, गए नहीं लिखना, गए लिखना है, ठीक है। फिर मैं नई कार लाया, तो नई ऐसे नहीं लिखना, ये रोंग वाला है, ए मानक है, नई ऐसे लिखना है। अंत ना, अंत में सब सो गए, तो अंत में आधा नया नहीं लगाना, ऊपर अनुस्वार वाला है, ये मानक रूप है। विद्वानों ने, शिक्षाविदों ने इसको मान्यता दी है। ऐसे ही हम भाषा का शुद्ध रूप लिखो, शुद्ध शब्द लिखो, तो ऐसे वाला शुद्ध लिखना है। ऐसे दै के पैर में ध, ये वाला नहीं लिखना। पहले ये लिख देते थे, ये ए मानक रूप है। ऐसे ही चाहिए, कई बच्चे चाहिए ऐसे लिख देते हैं, ये नहीं लिखना, चाहिए ए डी वाला, ये वाला लिखना है। जाएंगे, ये नहीं लिखना, ए लिखा, जाएंगे, ये वाला मानक रूप है। संबंध यादा मैं और नए वाला नहीं लिखना, ऊपर दोनों अनुस्वार लगाने हैं, ठीक है। और ठंड में ये वाला नए बीच वाला नहीं लिखना, ऊपर अनुस्वार वाला ठंड लिखना है। तो ये शब्द आप ध्यान दे लेना, अपनी कॉपी में जो मानक रूप है ना वो लिख के याद कर लेना। हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी। वर्ण मतलब शब्द। केंद्रीय हिंदी निदेशालयों के अनुसार मानक हिंदी वर्तनी संबंधी मुख्य बिंदु। अब है विभक्ति चिन्ह। संज्ञा शब्दों में पृथक तथा सर्वनाम शब्दों में मिलाकर लिखे जाएंगे। जैसे संज्ञा रमेश ने, ठीक है। सर्वनाम उसने, ठीक है। उस तो रमेश हो गया, और ने जो अलग था वो ने इसके साथ लग गया, तो ये मिलाकर लिखे जाएंगे। ऐसे नहीं कि उस अलग लिख दिया, ने अलग, ये नहीं। ये विभक्ति चिन्ह और संज्ञा शब्दों से पृथक तथा सर्वनाम शब्दों में मिलाकर लिखे जाएंगे। संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाएंगी, जैसे जा चुका है, अलग अलग लिखना इनको, साथ नहीं लिखना। अव्यय पृथक लिखे जाएंगे, अव्यय जैसे उसके, साथ, कहाँ तक, ये अव्यय शब्द होते हैं, ये अलग अलग लिखे जाएंगे, ठीक है। अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय आदि में य व की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाएगा। जैसे गए, गए, हुआ को हुआ, और किए, आए, नई, हुआ आदि मानक रूप है। जहाँ यह शब्द का मूल तत्व हो वहाँ वह यह ही रहेगा। जैसे स्थाई, ई, यहाँ ई नहीं लिखा जाएगा, ई लिखा जाएगा। अव्ययी भाव, यहाँ भी ये लिखा जाएगा, ई नहीं। दायित्व में भी यह ही लिखा जाएगा, यह के स्थान पर ई नहीं आएगा। समझ में आ गया ना। तो ये वाले जो पॉइंट 5 से लेकर 14 तक है, ये आप रीडिंग लगा लेना। ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, मानक रूप के कुछ शब्द और ध्वनियाँ बताई गई हैं, ठीक है। इनके आप रीडिंग लगा लेना, इसमें से ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट मैं नहीं दूंगी, ठीक है। आप ये लास्ट वाला देख लो, जैसे क के नीचे बिंदी लगी है, ख के नीचे ग, ज, फ, ये क्या है, अधिकांश आगत ध्वनियाँ हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई। केवल ज, फ अभी भी प्रयोग में है। अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक शब्दों में इसका प्रयोग मानक है। अब यह साहित्य, हमारा अगला टॉपिक आ गया साहित्य। साहित्य क्या है? प्रत्येक भाषा में ज्ञान के अलग अलग विषयों का भंडार है। यानी प्रत्येक भाषा का अपना अपना ज्ञान सिखाने के लिए बहुत सारी पुस्तकें लिखी जाती है। भंडार मैंने बहुत सारी पुस्तकों में उसके बारे में लिखा होता है। यह ज्ञान का संचित कोश है। कोश मैंने खजाना, संचित मतलब इकट्ठा किया गया। जैसे हिंदी भाषा के ज्ञान को जो इकट्ठा करके एक साहित्य बना दिया, युगों से प्राप्त ज्ञान को इकट्ठा किया जाता रहा है। यानी जब तक हिंदी भाषा जब से शुरू हुई है तब से लेकर आज तक जितना भी ज्ञान है हिंदी भाषा का वो इकट्ठा कर लिया गया, एकत्र